प्लांट बायोटेक्नोलॉजी का नेक्स्ट लेक्चर है RFLP, RAPD एंड SSR। ये तीनों के तीनों DNA मार्कर्स हैं या मॉलिक्यूलर मार्कर्स हैं जिनके बारे में हम लोग इस लेक्चर में पढ़ेंगे। सबसे पहले RFLP या इसको बोल देते हैं रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, तो एक एंजाइम होता है जिसका उपयोग बायोटेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा किया जाता है। उसका नाम आपने शायद सुना होगा, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। इस रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को हम लोग मॉलिक्यूलर सीजर भी बोलते हैं, आणविक कैंची, है ना। ये करता क्या है, डीएनए के अंदर की तरफ कट लगाता है ना। डीएनए की डबल स्ट्रैंड जो होती है या जो द्विश्रृंखला है उसको बीच में से काटता है ना। बीच में से अलग अलग जगहों से काटेगा। किस जगह पे काटेगा, वो एक स्पेसिफिक क्षार क्रम होता है या एक विशिष्ट क्षार क्रम या बेस सीक्वेंस होता है जिसको ये पहचानता है और पहचान कर उसको वहां से काट देता है। ठीक है, इस विशिष्ट ये जो साइट है या स्थल है इसको क्या बोल देते हैं, रेस्ट्रिक्शन साइट। ठीक है, तो डीएनए के अंदर अलग अलग जगह पे रेस्ट्रिक्शन साइट्स होती हैं जिनको रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के द्वारा पहचाना जाता है और पहचानने के बाद रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम वहां से कट लगाकर उसको अलग कर देता है। ठीक है, अब ये जो रेस्ट्रिक्शन साइट्स हैं ये अलग अलग जीवों के अंदर या अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो डीएनए होता है उसमें इन रेस्ट्रिक्शन साइट्स की जो स्थिति है या पोजीशन जो होती है या लोकेशन जो होती है वो अलग अलग होती है। ठीक है, तो अगर हम एक जाति की बात करते हैं, अगर अपने एक स्पीसीज की बात करें तो उसके अंदर अलग अलग ऑर्गेनिजम्स होंगे बहुत सारे, है ना। जैसे ह्यूमंस की बात कर लें तो बहुत सारे ह्यूमंस हैं, या प्लांट की कोई एक स्पीसीज की बात कर लें तो बहुत सारे प्लांट्स होंगे। तो विभिन्न जीवों के अंदर या डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो डीएनए है ना, उसको अगर हम सेम टाइप के रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से, और रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम भी कई तरह के होते हैं, जैसे आपने नाम सुना होगा इको R1, हिंड थर्ड, है ना। इस तरह के और भी कई होते हैं, लेकिन हमें सिर्फ एक ही रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम लेना है। मान लीजिए हम लोग इको R1 ले रहे हैं। ठीक है, तो इको R1 रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से जब हम एक जाति के अलग अलग जो ऑर्गेनिजम्स हैं या जीव हैं उनके डीएनए को उपचारित करते हैं या ट्रीट करवाते हैं, तो उसके बाद क्या बनेगा, अभी डीएनए फ्रैगमेंट्स बनेंगे, डीएनए के खंड बनेंगे। इन डीएनए खंडों की जो लंबाई है या ये जो डीएनए फ्रैगमेंट्स हैं इनकी जो लेंथ है वो अलग अलग होगी, यानी उसके अंदर भिन्नता उपस्थित होगी, और यही क्या कहलाता है, रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। ये होती है RFLP। ठीक है, अब इसको और डिटेल में देख लेते हैं थोड़ा सा। तो RFLP की फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है, तो ये आपको ध्यान में रखनी है अभी। चलिए, इस डायग्राम के अंदर आपको दिख रहा होगा, अभी मान लीजिए हमारे पास एक स्पीसीज है R, है ना। R नाम से कोई एक जाति है। इस जाति के 3 इंडिविजुअल हम लोग ले रहे हैं, 3 जीव ले रहे हैं, इंडिविजुअल A, B और C। ठीक है, हमने क्या किया, इन तीनों इंडिविजुअल से हमने अलग अलग डीएनए को एक्सट्रैक्ट कर लिया या डीएनए को हमने पृथक कर लिया, आइसोलेट कर लिया। तो इनको नाम क्या दिया गया, डीएनए A, डीएनए B और डीएनए C। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको सेम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से उपचारित करेंगे इन डीएनए को। तो मान लीजिए हमने इसको नाम दिया रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को RE1। तो RE1 से हमने तीनों डीएनए को ट्रीट करवाया, तो होगा क्या, अभी डीएनए जो है उसके फ्रैगमेंट्स बन जाएंगे, उसके खंड बन जाएंगे। तो तीनों के तीनों डीएनए जो हैं वो जब हम RE1 से उनको ट्रीट करवाते हैं तो डीएनए फ्रैगमेंट्स हमें प्राप्त होते हैं। ठीक है, अब ये जो डीएनए फ्रैगमेंट्स बने हैं इनकी जो लंबाई है वो एक जैसी है या अलग अलग है, ये चेक करने के लिए हम लोग 2 तकनीकों का उपयोग करते हैं। ठीक है, एक तकनीक का नाम है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, ये आप लोग बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ोगे 3rd ईयर के अंदर इसको डिटेल में, लेकिन फिलहाल यहाँ पे सिर्फ आपको इसका नाम ही ध्यान में रखना है। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करवाएंगे। दूसरी तकनीक हम लोग यूज़ करेंगे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बाद, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या होता है, जो डीएनए फ्रैगमेंट्स हैं वो अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, साइज के आधार पर, यानी आकार के आधार पर जो डीएनए खंड हैं वो अलग अलग हो जाएंगे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर, सिर्फ इतना ध्यान रख लो। ठीक है, दूसरी तकनीक है ऑटो रेडियोग्राफी।
ऑटो रेडियोग्राफी जो है वो किस पर बनाई जाती है? एक्सरे फिल्म के ऊपर। हम डीएनए खंडों को देखना चाहते हैं, तो देखने के लिए हम लोग एक्सरे फिल्म पर ऑटो रेडियोग्राफी तकनीक का उपयोग करेंगे। तो एक्सरे फिल्म के ऊपर बैंड्स बन जाएंगे, है ना, और इन बैंड्स की जो पोजीशन है या स्थिति है उसका हम लोग निरीक्षण करेंगे। ठीक है, तो जो बेंडिंग पैटर्न है वो इस तरह का दिखाई देता है। ये है इंडिविजुअल ए के लिए, ये बी के लिए है और ये सी के लिए है। तो ये बेंडिंग पैटर्न किस पर बना हुआ है? एक्सरे फिल्म के ऊपर बना हुआ है। तो आप लोग देख सकते हो जो बैंड्स की पोजीशन है वो अलग अलग आती है ना। इसके अंदर 4 बैंड्स बन रहे हैं, इसमें भी 4 बन रहे हैं। तीनों स्पीसीज के तीनों जीवों के अंदर या ऑर्गेनिजम्स के अंदर 4-4 बैंड्स बन रहे हैं, लेकिन इन चारों बैंड्स की जो पोजीशन है या जो स्थिति है वो अलग अलग है। ठीक है, तो पोजीशन अलग अलग होने का मतलब क्या है कि जो डीएनए खंड बने थे तीनों के तीनों ऑर्गेनिजम्स के अंदर, जो डीएनए था उनके जो डीएनए खंड बने थे वो अलग अलग लंबाई के थे या अलग अलग लेंथ के थे। तो इसी को क्या बोल देते हैं? रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म या आरएफएलपी बोल देते हैं। अब आरएफएलपी जो है उसका यूज़ क्या है, उपयोग क्या है? तो सबसे पहला है जनक का निर्धारण करना, यानी पेरेंट को डिटरमाइन करना कि मान लीजिए कोई एक प्रोजेनी है, एक संतति है, उसका हम लोग पेरेंट या जनक जो है उसका निर्धारण करना चाहते हैं, तो हम लोग क्या करवाएंगे? आरएफएलपी करवाएंगे, रिस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म का यूज़ करेंगे और बेंडिंग पैटर्न बना के और फिर उसका कंपैरिजन करेंगे या तुलना करेंगे। तो इससे पेरेंट को डिसाइड किया जा सकता है। इसके अलावा अपराधी का निर्धारण करना, है ना, क्रिमिनल जो है उसको डिटरमाइन कैसे किया जाता है? मान लीजिए किसी जगह के ऊपर कोई क्राइम हुआ है, ठीक है, और वहाँ से हमें क्रिमिनल का या सस्पेक्ट बोल सकते हो उसको, सस्पेक्ट का हमें वहाँ से कोई भी, जैसे मान लीजिए बाल मिल गया, है ना, तो उस बाल को लेकर हम लोग क्या करवाएंगे? उसके अंदर से डीएनए को निकाल लेंगे, आरएफएलपी करवाएंगे, ठीक है, और फिर उसका बेंडिंग पैटर्न तैयार कर लेंगे। ठीक है, और फिर उसको जो भी सस्पेक्ट होगा उसके साथ मैच करके देखेंगे। जो भी 3 या 4 सस्पेक्ट होते हैं उनके साथ मैच करके देख लेंगे, तो जिसके साथ भी मैच हो जाएगा वो वही क्रिमिनल होगा या अपराधी होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग आरएफएलपी का उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा रोग की स्थिति का निर्धारण करना, जो डिजीज होती है उसकी पोजीशन क्या है ना, वो किस स्टेज के अंदर है, इसको भी डिटरमाइन करने के लिए हम लोग आरएफएलपी का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जीन मैपिंग के अंदर या जीन मापन के अंदर इसका उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, मतलब गुणसूत्र जो है या क्रोमोसोम जो है उसके ऊपर जो जीन्स उपस्थित हैं उनकी स्थिति क्या है, उनकी लोकेशन क्या है, उसको निर्धारित करना ही जीन मैपिंग कहलाता है। तो इसके लिए हम लोग आरएफएलपी का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा पादप रोगजनक का पता लगाना, है ना, कोई एक प्लांट है, उसको कौन से पैथोजन ने या कौन से रोगजनक ने इन्फेक्ट किया है या संक्रमित किया है, इसको भी डिसाइड करने के लिए हम लोग आरएफएलपी का उपयोग कर सकते हैं। तो ये इसके यूज़ हैं जो ध्यान में रखने हैं, इनके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। थर्ड मार्कर आता है आरएपीडी, रैंडमली एम्पलीफाइड फ्रैगमेंट पॉलीमॉर्फिज्म। इसकी फुल फॉर्म भी आपसे पूछी जा सकती है। तो इसमें क्या होता है, हमारे पास जो डीएनए होता है उसका क्षार क्रम यहाँ पे भी क्या होता है? अज्ञात होता है या अननोन होता है। ठीक है, तो फिर हम क्या करते हैं? अभी रैंडम प्राइमर्स का यूज़ करते हैं, है ना। रैंडम का मतलब ये होता है कि उनका जो क्षार क्रम है या बेस सीक्वेंस है वो अलग अलग होगा रैंडमली। ठीक है, रैंडमली अलग अलग होगा, है ना। तो हमने रैंडम प्राइमर्स ले लिए। ये कैसे होते हैं? अभी छोटे संश्लेषित प्राइमर्स होते हैं, है ना, इनको बोल देते हैं शॉर्ट सिंथेटिक प्राइमर्स। तो इनका यूज़ करके हम लोग भिन्न खंडों की प्रतियां प्राप्त कर लेते हैं, है ना। जो डीएनए है उसके अलग अलग फ्रैगमेंट्स या अलग अलग खंड जो हैं उनकी कॉपीज जनरेट कर लेते हैं। कैसे करेंगे ये मैं आपको बता देता हूँ अभी। फिर उसके बाद जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करवाते हैं और फिर बैंड्स जो है वो हम लोग प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे प्राइमर्स का यूज़ हो रहा है, शॉर्ट सिंथेटिक प्राइमर्स या छोटे संश्लेषित प्राइमर्स का उपयोग हो रहा है। इसके अंदर कौन कौन से गुण होते हैं, इस पे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट चीज़ है अभी। तो एक तो इनकी लंबाई कितनी होती है? 8 या 8 से 10 क्षार, है ना। इनके अंदर प्राइमर्स के अंदर जो नाइट्रोजनस बेस है वो कितने होने चाहिए? या तो 8 हो या फिर 8 से 10 हो सकते हैं, यानी 9 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं। तो ये इसकी लेंथ या लंबाई है। दूसरा इनका जो सीक्वेंस है या क्रम है नाइट्रोजनी क्षार का, यानी कि पहले ए होगा या पहले जी होगा फिर सी टी, इस तरह से
इनका जो क्रम है वो होता है रैंडम या यादृच्छिक क्रम बोल देते हैं इसको। इसका क्या मतलब है, मतलब कोई भी ऑर्डर या क्रम हो सकता है, हमें रैंडमली सिलेक्ट करने हैं, है ना, बीच बीच में से हमें सेलेक्ट करने हैं, तो रैंडम सीक्वेंस होता है ये। इस पे क्वेश्चन आता है कि जो ये प्राइमर्स होते हैं वो एक समय में कितने जीनोमिक साइट्स का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं या गुणन कर सकते हैं। तो 1 से 10 जीनोमिक साइट या जीनोमिक स्थल जो होते हैं उनका गुणन या मल्टीप्लिकेशन या एम्प्लीफिकेशन ये कर सकते हैं। इस पे क्वेश्चन आया हुआ है पिछले एग्जाम्स के अंदर भी, तो ये ध्यान में रखना है आपको। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट जो है इसका, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये दोनों डायरेक्शन में एम्प्लीफिकेशन कर सकते हैं, फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी और रिवर्स डायरेक्शन में भी, ठीक है। यानी 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में भी और 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन में भी ये एम्प्लीफिकेशन या गुणन कर सकते हैं, ठीक है। अब होता क्या है, जो प्राइमर है उसके ऊपर नाइट्रोजनी क्षारों का क्रम होता है, और जो डीएनए टेम्पलेट होती है उसके ऊपर भी क्या होता है, क्षारों का क्रम होता है, ठीक है। जो प्राइमर है वो अपने कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट से ही जुड़ेगा, है ना। यहाँ पे जुड़ने का मतलब क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाना, है ना। जी और सी के बीच में 3 हाइड्रोजन बंध होते हैं, ए और टी के बीच में 2 हाइड्रोजन बंध होते हैं, ये चीज़ आपको पता होगी पहले, है ना। तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी प्राइमर के क्षारों के मध्य, प्राइमर के क्षार और डीएनए टेम्पलेट के जो क्षार हैं उनके मध्य, ठीक है। तो प्राइमर जो है वो संपूरक भाग से जुड़ जाता है, अगर जो प्राइमर है वो अपने कंप्लीमेंट्री पार्ट से जुड़ जाता है तो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, और अगर वो नहीं जुड़ पाता है, अगर उसको कंप्लीमेंट्री पार्ट नहीं मिलता है डीएनए के अंदर, कोई भी कंप्लीमेंट्री पार्ट मान लीजिए उसको नहीं मिला, तो इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन या गुणन वो नहीं करेगा, ठीक है। एक चीज और ध्यान में रखनी है आपको, अगर कंप्लीमेंट्री साइट जो है या जो संपूरक स्थल होता है प्राइमर का डीएनए टेम्पलेट के ऊपर, अगर उसमें कोई म्यूटेशन हो जाए, उत्परिवर्तन हो जाए, उत्परिवर्तन होने का मतलब ये है कि कोई भी एक क्षार क्रम परिवर्तित हो जाए, जैसे जी के स्थान पर टी आ जाए या ए के स्थान पर सी आ जाए, तो इसको क्या बोलते हैं, उत्परिवर्तन या म्यूटेशन बोलते हैं। इससे जो कॉम्प्लीमेंट्री साइट है या संपूरक स्थल है वो प्राइमर के साथ नहीं जुड़ पाता है, तो प्राइमर इससे बाइंड नहीं कर पाएगा, जुड़ नहीं पाएगा, ठीक है। इसका मतलब इस साइट का भी गुणन या मल्टीप्लिकेशन नहीं हो पाएगा। तो ये कुछ कैरेक्टर्स हैं जिनके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम के अंदर आरएपीडी से संबंधित, ठीक है। ये शॉर्ट सिंथेटिक जो प्राइमर्स यूज करते हैं हम लोग। तो इस डायग्राम के अंदर आप देख सकते हो, मान लीजिए हमारे पास ये डीएनए टेम्पलेट है, हमने रैंडम प्राइमर्स यूज किए हैं, है ना। रैंडम प्राइमर का मतलब ये है कि उनका जो सीक्वेंस है, जो क्षार क्रम है वो अलग अलग है, हमें पता नहीं है कौन सा है, अलग अलग है। तो हमने डीएनए और प्राइमर्स को एक साथ मिक्स कर दिया। मिक्स जब हम लोग करेंगे तब ये जो प्राइमर्स हैं ये इस डीएनए टेम्पलेट के ऊपर अपने कंप्लीमेंट्री भागों को या अपने संपूरक भागों को खोजेंगे, है ना। संपूरक या कंप्लीमेंट्री भागों की खोज करेंगे, तो जहां पर इनको कंप्लीमेंट्री पार्ट मिल जाता है, जहां पर इनको संपूरक भाग मिल जाता है, वहां पर ये क्या करेंगे, जुड़ जाएंगे, ठीक है। और फिर डीएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, इनका मल्टी एम्प्लीफिकेशन कर देगा। तो जो एम्प्लीफिकेशन होगा वो पूरे डीएनए का नहीं हो रहा है, डीएनए टेम्पलेट का एम्प्लीफिकेशन नहीं हो रहा है। एम्प्लीफिकेशन किसका होगा, सिर्फ जो डीएनए फ्रैगमेंट्स होंगे, बीच बीच वाले जो डीएनए फ्रैगमेंट्स होंगे या खंड होंगे, केवल उनका ही एम्प्लीफिकेशन होगा या गुणन होगा। तो इस तरह से देख सकते हो, एक तो ये वाला खंड हमें मिल रहा है एम्प्लीफिकेशन से, और दूसरा खंड हमें ये मिल रहा है प्रोडक्ट के रूप में या उत्पाद के रूप में। अब हम क्या करेंगे, इन खंडों का जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करवाएंगे और फिर ऑटो रेडियोग्राफी करवाएंगे और बैंडिंग पैटर्न जो है वो हमें प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो ये है आरएपीडी तकनीक। इसके यूज या उपयोग देख लेते हैं। तो जो क्रॉप स्पीसीज होती हैं या फसली जातियां होती हैं उनके अंदर जेनेटिक डाइवर्सिटी या आनुवंशिक विविधता उपस्थित है या नहीं है, इसका पता लगाने के लिए हम लोग आरएपीडी का उपयोग करते हैं। जेनेटिक डाइवर्सिटी किस लिए चाहिए होती है, अभी वर्ण के लिए या सिलेक्शन के लिए, है ना। हम लोग सिलेक्शन मेथड यूज करते हैं, पहले भी बताया था मैंने आपको कि वर्ण जो है किसी प्लांट पॉपुलेशन के अंदर या पादप समष्टि के अंदर तभी किया जा सकता है जब उसमें आनुवंशिक विविधता या जेनेटिक डाइवर्सिटी उपस्थित हो। तो इसका पता कैसे लगा सकते हैं, आरएपीडी के उपयोग से हम लोग लगा सकते हैं। इसके अलावा जो जाति होती है ना, स्पीसीज एंड उपजाति यानी सब स्पीसीज, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है ना, क्या संबंध होता है, और इनका दूसरे वर्ग के या दूसरी क्लास के
जो प्लांट्स होते हैं या ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके साथ क्या संबंध होता है, तो इस संबंध को क्या बोलते हैं, फाइलोजेनेटिक रिलेशन, है ना, या फाइलोजेनेटिक संबंध बोल देते हैं। तो इसकी जो स्टडी है वो भी हम लोग RAPD के यूज से कर सकते हैं। इसके अलावा प्लांट वेराइटी जो है या पादप की जो किस्में हैं उनको पहचानने के लिए भी RAPD का उपयोग किया जा सकता है। जीन टैगिंग, ये क्या होती है मैंने आपको बता ही दिया। जीन टैगिंग का जो यूज़ है वो भी हम लोग RAPD के उपयोग से कर सकते हैं। इसके अलावा सहलगनता मापन मापन जो है, लिंकेज मैपिंग बोल देते हैं इसको। इसका क्या मतलब है, एक क्रोमोसोम के ऊपर या गुणसूत्र के ऊपर जो जीन्स हैं वो कितने पास पास स्थित हैं, है ना, जितने ज़्यादा पास स्थित होंगे उतने ही ज़्यादा वो सहलगनता या लिंकेज प्रदर्शित करेंगे। तो इस चीज़ का जो पता है वो हम लोग RAPD के उपयोग से लगा सकते हैं। इसके अलावा DNA फिंगरप्रिंटिंग, सबसे लास्ट में हम लोग एक मॉलिक्यूलर मार्कर करेंगे DFP नाम से, मैंने आपको बताया था पहले। तो DFP का फुल फॉर्म क्या होती है, DNA फिंगरप्रिंटिंग। तो DNA फिंगरप्रिंटिंग का यूज़ किया जाता है DNA टेस्ट के लिए या DNA परीक्षण के लिए, ठीक है, ये अपने लास्ट में करेंगे। तो उसमें भी RAPD का यूज़ जो है वो किया जाता है। उसके बाद फिर नेक्स्ट जो अपना आता है SSR या सिंपल सीक्वेंस रिपीट्स। इस पे क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। अभी हमारा जो DNA है उसके अंदर एक विशिष्ट प्रकार का या एक स्पेसिफिक टाइप का DNA होता है जिसको बोलते हैं रेपिटेटिव DNA, ठीक है। तो रेपिटेटिव DNA हमारा जो DNA है उसके अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में उपस्थित होता है। तो ये दो प्रकार का होता है, एक को बोलते हैं माइक्रो सैटेलाइट DNA और दूसरा होता है मिनी सैटेलाइट DNA, ठीक है। अब ये क्या होते हैं इसको हम लोग देखते हैं अभी आगे। सबसे पहले माइक्रो सैटेलाइट DNA की बात कर लेते हैं। इसको और भी कई नामों से जाना जाता है, इस पर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अभी इसको STR भी बोलते हैं, शॉर्ट टैंडम रिपीट्स, या फिर इसको SSR भी बोलते हैं, सिंपल सीक्वेंस रिपीट्स, ठीक है। तो इनकी फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है, इंपॉर्टेंट चीज़ है। चलिए, अब माइक्रो सैटेलाइट DNA होता क्या है, इसको किस तरह से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। तो हमारा जो DNA है उसके अंदर 2 से 6 क्षार युग्म, है ना, 2 to 6 जो बेस पेयर्स होते हैं वो रिपीट होते हैं या पुनरावर्तित होते हैं। कितनी बार पुनरावर्तित होते हैं, मिनिमम 5 बार हो सकते हैं, मैक्सिमम 50 बार हो सकते हैं। तो 5 से 50 बार रिपीट होते हैं या पुनरावर्तित होते हैं। तो DNA का ये जो भाग है या ये जो पार्ट है ये क्या कहलाता है, SSR यानी सिंपल सीक्वेंस रिपीट्स, या माइक्रो सैटेलाइट DNA या शॉर्ट टैंडम रिपीट्स बोलते हैं। तो इस डायग्राम में आप देख सकते हो यहाँ पे रिपीट्स हैं, कितनी बार रिपीट हो रहे हैं, 8 टाइम्स, 8 बार रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो दूसरा, यहाँ पे भी रिपीट्स हैं, कितनी बार रिपीट हो रहे हैं, 20 बार, 20 टाइम्स, मैक्सिमम 50 बार हो सकते हैं, ठीक है, और मिनिमम 5 बार ये रिपीट हो सकते हैं। तो इनको माइक्रो सैटेलाइट DNA कहा जाता है। अब अगर हम एक ऑर्गेनिज्म या जीव की बात करें तो उसका जो जीनोम होता है उसमें DNA के अंदर थाउजेंड्स ऑफ प्लेसेस ऐसे होते हैं, हजारों की संख्या में स्थान ऐसे होते हैं जहां पर SSR पाए जाते हैं, ठीक है। अब इनकी खास बात क्या होती है कि इनके अंदर उत्परिवर्तन बहुत जल्दी होता है, जो म्यूटेशन रेट है इसकी वो बहुत हाई होती है या उच्च होती है, ठीक है। इसीलिए इनके अंदर जो आनुवंशिक विविधता है या जो जेनेटिक डाइवर्सिटी है वो बहुत ही ज़्यादा पाई जाती है। एक जीव से दूसरे जीव में अगर हम माइक्रो सैटेलाइट DNA की तुलना कर लें तो दोनों में अलग अलग टाइप का माइक्रो सैटेलाइट DNA पाया जाएगा। किस वजह से, म्यूटेशन रेट हाई होने की वजह से या उत्परिवर्तन दर उच्च होने की वजह से। तो इसका मतलब इसमें जो आनुवंशिक विविधता है या जेनेटिक डाइवर्सिटी है वो हाई होती है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आता है कि जो म्यूटेशंस हैं या उत्परिवर्तन है वो ऑर्गेनिज्म के लिए हानिकारक होते हैं या जीवों के लिए हानिकारक होते हैं, जबकि यहाँ पर म्यूटेशन की जो रेट है या उत्परिवर्तन की दर है वो बहुत ही ज़्यादा है। तो क्या फिर ये ऑर्गेनिज्म के लिए हार्मफुल नहीं है, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो माइक्रो सैटेलाइट DNA है ये नॉन कोडिंग पार्ट होता है। नॉन कोडिंग का मतलब ये है कि इसमें जीन्स उपस्थित नहीं होते हैं, है ना, इसके अंदर जीन उपस्थित नहीं होते हैं। मैं आपको बता दूं कि हमारा जो DNA है उसका 97.5% 96.5% जो पार्ट होता है वो नॉन कोडिंग होता है। इसका मतलब उसके अंदर जीन्स उपस्थित नहीं होते हैं। तो सिर्फ 3.5% जो हमारा DNA बचा हुआ है केवल उसी के अंदर ही जीन्स पाए जाते हैं, यानी कोडिंग पार्ट जो है वो पाए जाते हैं। और जीन्स कितने होते हैं हमारे अंदर,
25 से 30,000 जो जीन्स हैं वो एक ह्यूमन बीइंग के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, तो वो 3.5% जो पार्ट है हमारा डीएनए का वहीं पर ही होते हैं। तो अगर 3.5% जो डीएनए का पार्ट है अगर उसमें म्यूटेशन होता है तो वो हमारे लिए हार्मफुल है या हमारे लिए घातक है। लेकिन वहाँ पर म्यूटेशन रेट बहुत ही लो होती है या बहुत ही कम होती है। ठीक है, लेकिन जो 96.5% डीएनए का नॉन कोडिंग पार्ट है इसमें म्यूटेशन या उत्परिवर्तन की दर उच्च रहती है। ठीक है, इसी वजह से आनुवंशिक विविधता या जेनेटिक डाइवर्सिटी उत्पन्न होती है। नॉन कोडिंग होने की वजह से जो उत्परिवर्तन है या म्यूटेशन है उसका जीवों के ऊपर या ऑर्गेनिजम्स के ऊपर हार्मफुल इफेक्ट नहीं पड़ता है या हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, उदाहरण की बात करें अगर अपने तो जैसे डाइन्यूक्लियोटाइड माइक्रोसैटेलाइट। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि 2 से 6 जो क्षार होते हैं, अब यहाँ पे मिनिमम 2 दे रखे हैं। कौन कौन से हैं? टी ए, ये बार बार रिपीट होंगे। कितनी बार? 5 बार रिपीट होंगे। देखो टी ए, फिर टी ए, फिर टी ए, टी ए और टी ए, है ना। तो इसको हम लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, टी ए को ब्रैकेट में लिख के और इसकी पावर जो है वो पैर में इसकी 5 लिख सकते हैं या 5 लिख सकते हैं। तो ये डाइन्यूक्लियोटाइड माइक्रोसैटेलाइट है। उसी तरह से ट्राई न्यूक्लियोटाइड माइक्रोसैटेलाइट भी हो सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हो आप जीटीसी जो सीक्वेंस है या क्रम है ये 5 बार पुनरावर्तित हो रहा है या रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो ये भी एक तरह का माइक्रोसैटेलाइट है। अब माइक्रोसैटेलाइट का जो यूज़ है वो हम लोग किस लिए करते हैं? अभी यूकेरियोट्स के अंदर जो जेनेटिक मैपिंग है या आनुवंशिक मापन है उसके लिए एसएसआर का उपयोग जो है वो किया जाता है। दूसरा होता है मिनी सैटेलाइट डीएनए। मिनी सैटेलाइट डीएनए को वीएनटीआर के नाम से भी जाना जाता है। वीएनटीआर की फुल फॉर्म भी पूछी जाती है आपसे, ये भी पूछा जा सकता है कि मिनी सैटेलाइट डीएनए जो है उसका उपयोग क्या है, तो उसका उपयोग मैं अभी बता दूंगा आपको। वीएनटीआर भी कहते हैं इसको। वीएनटीआर का मतलब क्या है? वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स। इसकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है आपसे। वीएनटीआर का उपयोग हम लोग करते हैं किसके अंदर? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के अंदर। ठीक है, तो इसमें क्या होता है भाई, कई 100 क्षार, मतलब इसमें हंड्रेड्स ऑफ द जो बेसेस होते हैं वो रिपीट होते हैं। कितनी बार? 1 से 4 बार। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे रेपिटेशन कम है, जो सीक्वेंस है या क्षारों का जो क्रम है वो बहुत बड़ा है ना। हंड्रेड्स हो सकता है, 100 से भी ज़्यादा हो सकता है। रेपिटेशन कम बार हो रहा है। कितनी बार हो रहा है? 1 से 4 बार ही हो रहा है, तो इसको मिनी सैटेलाइट डीएनए बोल देते हैं। और ये जो वीएनटीआरस हैं इनका उपयोग हम लोग करते हैं किसमें? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के अंदर, जो कि सबसे लास्ट जो डीएनए मार्कर मैं करवाऊंगा आपको उसके अंदर आएगा। तो इस डायग्राम में आप देख सकते हो 1 2 3 4, ये एक बॉक्स के अंदर आपको दिख रहा होगा, ये एक क्षार क्रम है जिसके अंदर 100 या 100 से भी ज़्यादा क्या हो सकते हैं? नाइट्रोजनी क्षार या नाइट्रोजनस बेस हो सकते हैं। ये फिर से रिपीट होंगे दूसरी बार, फिर से तीसरी बार रिपीट होंगे, फिर से चौथी बार रिपीट होंगे। तो ये कितनी बार रिपीट हो रहे हैं? 4 टाइम्स रिपीट हो रहे हैं या 4 बार ये पुनरावर्तित हो रहे हैं। तो ये क्या है? मिनी सैटेलाइट डी। तो ये था अभी अपना आज का लेक्चर।